नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो नेल्सन मंडेला ये बात कह रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? ये साउथ अफ्रीका के श्वेत राष्ट्रपति थे, जिन्होंने कि अपनी जिंदगी के 28 साल जो थे ना वो जेल में बिताए थे। तो जेल में क्यों बिताए? क्योंकि साउथ अफ्रीका में रंग भेद के ऊपर ना बहुत बड़े पैमाने पर जुल्म होता था। जो लोग यहाँ पर काले रंग के होते थे साउथ अफ्रीका में, तो गोरे लोग जो होते थे वो उनको क्रिटिसाइज करते थे, उनका डिस्क्रिमिनेशन करते थे, जिसके चलते यहाँ पर विरोध किया नेल्सन मंडेला ने। और उसी विरोध के चलते इनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। और इन्होंने 28 साल अपनी जिंदगी के जो थे जेल में काटे। और जब जेल से बाहर आए तब इनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। और फिर बाद में ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने। ओके, तो मतलब इस तरीके से इन्होंने फाइट की। तो यही बात कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है ना ये बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई बंदा एजुकेट हो गया ना, तो उसके पास एक एजुकेटेड माइंड होगा, जिसको यूज करके वो काफी कुछ जो बदलाव जो है ना वो लेकर आ सकता है दुनिया में। ओके, तो एक वेपन के तौर पर हमें यहाँ पर एजुकेशन मिली हुई है। तो हमारे ऊपर हम कैसे उसको यूटिलाइज करें, किस तरीके से उसका फायदा उठाए और किस तरीके से बदलाव लेकर आए। तो आजकल तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं, एजुकेशनिस्ट ऐसे हैं, इंजीनियर्स भी ऐसे हैं कि अगर किसी वर्कशॉप या किसी एमएनसी पे काम भी कर रहे हैं ना, तो मतलब नेचर के प्रति काफी मतलब उनका झुकाव जो है बढ़ता जा रहा है। उनको समझ आ रही है कि नेचर कितनी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम बात करें कि पेड़ लगाने हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर जापान के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मियावाकी। तो उन्होंने अपने मेथड से ही ना एक टेक्निक याद की है कि अपने घरों में ही जो आपका बैक यार्ड है, तो वहां पर कुछ ऐसे ट्रीज आप प्लांट लगाओ वहां पर कि एक जंगल की तरह उसको डेवलप करो, तो जो कि बहुत जरूरी है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ओके, तो बहुत सारे ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, जो कि इस तरीके से इन्हीं टेक्निक्स का प्रचार भी कर रहे हैं और मतलब इन्हीं टेक्निक्स के यूज करके जंगल लगा भी रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये तभी वही बात समझेगा जो एजुकेटेड बंदा होगा, जिसको समझ है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो फ्रंट पेज में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो इसमें तो अभी बात की जा रही है कि जो सेकंड शॉट है, अभी जिनको फर्स्ट शॉट दे दी गई है, जिनकी उम्र 45 ईयर से प्लस है, सेकंड शॉट अभी उनको दी जाने वाली राज्यों में। तो उसकी ही यहाँ पर वो प्रायोरिटी बना रहे हैं, मतलब शुरुआत कहाँ से करें। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी इस पूरे न्यूज़पेपर में, उसकी अलग से वीडियो आएगी। तो शाम को लेक्चर सीरीज आती है। जितने भी कुल लेक्चर होते हैं, मैं पहले लेक्चर में ही बता देता हूँ कि कितने लेक्चर आने वाले, कितने वीडियोस आने वाली हैं। तो उस समय वो जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सारी की सारी डेली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग होती हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं ना, तो वहां से वो करंट अफेयर्स में जो है उनके नोट्स लेता हूँ। ओके, तो उन्हीं को बाद में डिस्कस किया जाता है। तो अभी डिस्कस करते हैं एडिटोरियल को। तो कुल मिलाकर 5 एडिटोरियल्स हैं इस न्यूज़पेपर में आज। तो सबसे पहले एडिटोरियल्स में यहाँ पर बात की है जो हमारी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इनका जो नजरिया बदलता जा रहा है कि मतलब ये एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी जो है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। जैसे अभी ऑक्सीजन की जैसे किल्लत आ रही है, तो मैंने एक लेक्चर भी बनाया था कि 700 मैट्रिक टन की डिमांड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार को, यहाँ पर डेली बेसिस पे इतनी अमाउंट ऑक्सीजन आपने भेजनी है दिल्ली दिल्ली शहर में। ओके, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं अभी। और दूसरा यहाँ पर है जो अभी मैंने कल शाम को वीडियो भी डाला था कि काबुल में अटैक हुआ, तो काफी लोग जो थे जिनकी मृत्यु हो गई, तो मतलब उसमें काफी सारे बच्चे थे। तो उसमें भी मैंने अच्छे से बातें कही हैं। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग एडिटोरियल है, तो और यहाँ पर नई बातें आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जो तीसरा एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो है ये वाला, नो मोर आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेशन। तो इसमें यहाँ पर जो लोग मध्यस्थता करते हैं ना, किसी दो बंदों के बीच में अगर डिस्प्यूट है, ओके, तो जुडिशियल लेवल पर उस डिस्प्यूट को, उन दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को हल करना है। तो जो भी मध्यस्थता करते हैं, मतलब कि निपटारा करना है केस का, तो अभी उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक यहाँ पर इंसिडेंट हुआ इसी के रिगार्डिंग, जिसके चलते यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस किया गया उत्तर की तरफ से। इसको डिटेल में पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और एडिटोरियल नंबर 4 में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। इसका भी जो नोट्स जिस्ट है उसको मैं आपके सामने रखूंगा। चर्चा करेंगे बीजेपी को क्या फायदा हुआ है बंगाल हारने के बाद भी।
और आखिर में जो होगा वो होगा यहाँ पर एडिटोरियल नंबर 5, एड्रेस द बेंच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें कुछ सवाल उठाए गए हैं ऑथर की तरफ से इस आर्टिकल में, कोविड 19 के रिलेटेड ही। तो किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका भी मैं यहाँ पर जिस्ट आपको दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल से। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, तो वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे सभी यहाँ पर पीडीएफ आते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का जो डेली एनालिसिस होता है वो भी आता है, और जो शाम को जो लेक्चर्स आते हैं ना, तो उनका भी एक सिंगल पीडीएफ होता है, वहाँ पर डेट लगी होती है कि कौन सी डेट का वो डेली करंट अफेयर का पीडीएफ, तो वो भी यहीं पर अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर सोर्सेज आते हैं चैनल पर, सभी पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोर्स शुड नॉट प्ले गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू पीपल। गवर्नमेंट को पता है कि क्या काम करना है, तो उसके साथ जो है ना आपको खिलवाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो अभी हायर जुडिशरी की यहाँ पर बात करें कि इन्होंने अपना रोष जो है ना वो प्रकट किया है, चाहे हम हाई कोर्ट्स की बात करें, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें। तो यहाँ पर हायर जुडिशरी की बात की जा रही है। तो उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है कि जो सिस्टम है उसकी जो यहाँ पर इनएबिलिटी, मतलब कि नाकाबिलियता, कि जिसके चलते यहाँ पर जो लोगों का कष्ट है उसको ये एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, ओके, इसके अलावा हॉस्पिटल में बेड चाहिए, ओके। तो जिसके चलते अभी देखो पैंडेमिक ने अपना जो पैर है ना वो मतलब अच्छे तरीके से पसार दिए। तो ये सिचुएशन को हम समझ सकते हैं, ओके, कि लोगों को ये सब चीजें चाहिए लेकिन उनको मिल नहीं रही है, ओके। तो लेकिन ये भी हम बात कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर सहानुभूति भी है लोगों के साथ, कि मतलब ये गलत हो रहा है कि जो चीजें उनको चाहिए, जो उनका अधिकार है वो मिले तो सही। लेकिन आगे यहाँ पर ऑथर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि ये बहुत टफ है कि हम ये जो हाई कोर्ट्स के डायरेक्टिव्स है ना, कि मतलब जिसमें ये कह रहे हैं कि एलोकेट करो जितने भी यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन की क्वांटिटीज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जिस भी एरिया में, ओके, जिस भी अलग अलग राज्य में यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर जो सीधे बात कह दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को या राज्य सरकारों को। तो अभी इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने भी अभी डिसीजन दिया है, तो गवर्नमेंट को वो बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, ओके। तो मतलब जो है ना कुछ कमेटीज वगैरह भी इनके द्वारा, एक्सपर्ट्स की बनाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके तहत मतलब ये बता रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पर ये टफ हो रहा है कि मतलब हम समर्थन दें हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को, कि मतलब जो सरकार, जो एग्जीक्यूटिव, जिसका जो अपना काम है उसे पता है कि क्या करना है, तो उसको मतलब एक तरीके से प्रेशराइज करना, मतलब बार बार वही चीज बोलनी। तो उनको अपनी ड्यूटी पता है। तो यहाँ पर ये ऑथर अपनी बात रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोई जुडिशियल मैटर नहीं है, ओके, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, उनको पता है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, तो गवर्नमेंट कर रही है, ओके। तो ये बात रखी जा रही है। इसके अलावा बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बात रखी है कर्नाटका हाई कोर्ट के डायरेक्टिव के बारे में, जिसमें उसने अपनी गवर्नमेंट को कहा है टू गेट 1200 टन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर सख्ती से बात कही गई है कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा। अपनी जो यहाँ पर कर्नाटका की गवर्नमेंट है, तो कर्नाटका में येदुरप्पा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ओके। तो उनको कहा गया है कि 1200 टन जो है ना ऑक्सीजन, जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की यहाँ पर सप्लाई है वो यहाँ पर लेकर आओ किसी ना किसी तरीके से। और अभी ऑथर यहाँ पर बात करें कि सपोज करो कि हर कोई हाई कोर्ट जो है ना इसी तरह सख्ती से यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू कर दे हर एक राज्य में, और उनको कहे कि आप जो है इसको पूरा करो ही करो। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भी ऑर्डर कर दे कि मतलब इतनी ऑक्सीजन की डिमांड आप उसको पूरा करो करो, तो मतलब क्या सिचुएशन हो सकती है, ओके। तो अभी यह सिचुएशन बात कर रहे हैं कि अभी जो जितनी अवेलेबल सप्लाई है ना, तो उससे ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन है हमारे पास, ओके। तो मतलब दिक्कत यहाँ पर ज्यादातर आ रही है जो रीजनल शॉर्टेजेस, मतलब जो हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, ओके, मतलब कि किसी सरप्लस रीजन से हमने यहाँ पर उसको दूसरे यहाँ पर जहां पर कम है, ओके, तो वहां पर सप्लाई भेजनी, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सबसे पहली प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है। इसके चलते देखो इंडियन एयरफोर्स को भी लगाया हुआ है भारत सरकार ने, इंडियन रेलवेज को भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, ओके। तो इसके अलावा जो बाकी के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उनको भी यूज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना मतलब जो हमारे जो ईस्टर्न राज्य हैं जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश हो गया, जहाँ पर स्टील प्लांट्स बहुत बड़े पैमाने पर हैं, तो वहीं पर ज्यादातर जरूरत पड़ती है मेडिकल ऑक्सीजन की, ओके। तो मतलब ऑक्सीजन के बिना स्टील प्लांट्स काम नहीं कर सकते, मतलब वो उनकी रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए यहाँ पर वहां से एयरलिफ्ट की जा रही है, वहां से ट्रांसपोर्ट की जा रही है, जो दिल्ली जैसे शहर है, मुंबई जैसे शहर है, वहां पर जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई पहुंचाई जा रही है, ओके। तो यहाँ पर देखो कुछ स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन को भरकर भेजा जाता है, तो उसको इसका जो टेम्परेचर होता है ना मेडिकल जो लिक्विड ऑक्सीजन, वो -185 डिग्री के आसपास होता है।
तभी ये लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो इसको मतलब नीचे से नीचे रखना होता है, तो ये भी बहुत टफ होता है कि ट्रांसपोर्ट करना इस मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो यहाँ पर स्पेशलाइज कंटेनर की बात कर रहे हैं कि मतलब उनकी भी यहाँ पर शॉर्ट सप्लाई है। ओके, तो वो भी मतलब दिक्कत कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना वो अभी ध्यान नहीं दे पा रही है कि कोर्ट क्या कह रहा है। ओके, तो अभी इस सिनेरियो अगर ये सामने आपके पास है कि मतलब सप्लाई है लेकिन लॉजिस्टिक शॉर्टेज है, मतलब पहुंचाने में दिक्कत आ रही है, तो उसका आप क्या हल निकालोगे? ओके, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया गया है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अभी देखो सुप्रीम कोर्ट तो सीधे सीधे यहाँ पर डांट फटकार लगा रहा है ना, जो हमारी केंद्र सरकार है उसको लगा रहे हैं। इसके अलावा जो हाई कोर्ट है वो राज्य सरकारों को लगा रही है। तो फिर ये ऑथर कह रहे हैं कि सबको जेल में डाल दो, जितने भी यहाँ पर कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई में काम कर रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं, उन सबको जेल में डाल दो। ओके, अगर आपको यहाँ पर लगता है कि उन्होंने लगता है कि वो दोषी पाए गए, मतलब उनकी उनकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है बड़े बड़े शहरों में। और इसके अलावा आगे बात करेंगे क्या जो ऑक्सीजन है तो अपने पैरों पर खुद चलकर आ सकती है। अगर यहाँ पर हम जो यहाँ पर जो ऑफिशियल्स अगर इनको हम नुकसान पहुंचाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओके, तो अगर उनको हम सीन से ही रिमूव कर देते हैं तो क्या खुद से ऑक्सीजन चलकर आ जाएगी? तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बात की जा रही है कि व्हाई डज द कोर्ट प्रिज्यूम दैट इट नीड्स टू बी सेट अप ए टास्क फॉर फोर्स ऑफ इट्स ओन। तो जैसे अभी कोर्ट अपनी कमेटीज बना रहा है ना कि मतलब पता करो, जो यहाँ पर देखो कि क्यों ऑक्सीजन की कमी आ रही है, क्यों नहीं पहुंचा पा रही सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसी अब आप जो कोर्ट अपनी जो टास्क फोर्स बना रहे हैं ना, अपनी जो टास्क फोर्स बन रही है, तो अभी नेशनल लेवल पर अलग यहाँ पर टास्क फोर्स ऑलरेडी है जो काम कर रही है। ओके, तो आप अगर बना रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो नेशनल लेवल पर बनी हुई है तो वो इनकेपेबल है। ओके, तो मतलब जो चैलेंज हमारे सामने है मेडिकल ऑक्सीजन का, वो उसको सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कैपेसिटी मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ाई भी है। यहाँ पर 858% के हिसाब से, यहाँ पर केरला की बात कर रहे हैं, ये पिछले साल की बात करें कि 58% के हिसाब से इन्होंने अपनी मेडिकल ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाई है। तो यहाँ पर फिर भी जो केरला है ना उसको लग रहा है कि यहाँ पर शॉर्टेज, मतलब अभी जितनी चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रही है। ओके, मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। तो ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि फेलियर है यहाँ पर, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। पैंडेमिक की ऐसी बीमारी मतलब आई है जिसके चलते अभी सिनेरियो पूरे बदल चुके हैं। मतलब जो हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल हो, तो मतलब जिसके रिगार्डिंग एक सिनेरियो बना होता है कि कितने एक दिन में वहां पर जो है लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो अभी तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ओके, मतलब सिचुएशन ऐसा है कि हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये चैलेंज है हमारे सामने। तो यहाँ पर इसका हिसाब किताब देखना है। ओके, तो यहाँ पर जो है ना सिचुएशन को बात की जा रही है कि डेमोक्रेटिक बेसिस सोल्यूशन अगर निकले तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जुडिशियल प्रोसेसेस के थ्रू जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं। ओके, तो सीधी सीधी बात यही है कि गवर्नमेंट जैसे काम कर रही है उसको आप करने दीजिए। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट जो गवर्नमेंट की ओर से जो उसके पास पर्याप्त मशीनरी है तो वो यहाँ पर लगा रही है। तो ये बात यहाँ पर ऑथर की तरफ से रखी जा रही है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएस अबैंडनिंग काबुल टू बॉम्बर्स ऑफ किड्स। तो देखो काबुल कैपिटल है अफगानिस्तान की। तो मैंने कल शाम को एक आर्टिकल डिस्कस किया था, लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें बात कही थी कि 30 लोग उनकी मृत्यु हुई, जिसमें से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है। और उस समय उसी के रिगार्डिंग अभी ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि अभी बॉम्बिंग हुई है यहाँ पर स्कूल के यहाँ पर आसपास का एक एरिया है। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर जो एरिया है ना वहाँ पर जो शिया कम्युनिटी है वो यहाँ पर मेजोरिटी में है। तो शिया कम्युनिटी ये मुस्लिम्स में ही एक कम्युनिटी है। और दो तरीके से यहाँ पर कम्युनिटीज हैं मुस्लिम्स में, एक होती शिया, एक होती यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम। जो मैंने कल लेक्चर डाला उसमें डिटेलिंग में मैंने हर एक चीज बताई है कि कहाँ कहाँ किस एरिया में शिया रहते हैं पूरी दुनिया में, कहाँ कहाँ पर सुन्नी रहते हैं, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो अभी उनको टारगेट किया गया है, तो जिसके चलते मतलब निर्दय भावना जो है ना वो प्रकट की गई है जिन्होंने भी यहाँ पर ऐसे अटैक किया है। ओके, तो अभी काफी सारे जो कंसर्न्स है ना वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, नाटो की बात करें, नाटो अलायंस की बात करें, तो अभी वो क्या करने जा रहे हैं कि 11 सितंबर तक जो है ना अफगानिस्तान में से जो बचे कुछ ट्रूप्स हैं उनको भी बाहर निकाल देंगे। तो अभी 3,000 के आसपास गिनती बची है अमेरिकन ट्रूप्स की अफगानिस्तान में। तो इनको तैनात किया गया था 2001 में, जब अमेरिका के ऊपर अटैक किया था अलकायदा ने। तो अलकायदा के मुखिया थे उस समय ओसामा बिन लादेन। तो उनकी तरफ से उस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था। अमेरिका के एयरपोर्ट से उन्हीं के जहाज उठाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उनके टकरा दिए गए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ध्वस्त हो गए, बहुत सारे लोगों की जानें गई। तो जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने
जो था अपने ट्रूप्स को तैनात किया था अफगानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर। तो उस समय तालिबान जो था, तो वो जो अलकायदा जो था, ओसामा बिन लादेन जो था, उसको जगह दे रहा था कि आप आइए, हम आपको जगह देंगे रहने के लिए। तो ये पूरा मसला था यहाँ पर। अभी ये निकालने वाले हैं यहाँ पर से ट्रूप्स। तालिबान की दादागिरी अभी तक वहां चल रही है। तो अभी देखो, तालिबान की भी यहाँ पर बात सुन लो। अगर जो कल यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है ना, तो उसमें उन्होंने सीधी सीधी बात क्लियर कर दी है, लाउड एंड क्लियर कर दिया है कि जो लड़कियों की जो डेथ हुई है स्कूल में, ओके, तो वो हमारी विचारधारा के अधीन नहीं है। ओके, तो अभी जो नॉन सुन्नी पॉपुलेशन, तो ये भी जो शिया मुस्लिम लड़कियां थी जिनकी मृत्यु हुई है, तालिबान ने सीधे सीधे कह दिया है। उसने खुद निंदा की है इस यहाँ पर ये जो इंसिडेंट हुआ है, तो उसने ये अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। अक्सर ऐसा होता है कि जो भी ग्रुप ऐसा कोई इंसिडेंट करता है ना, कोई अटैक वगैरह करते हैं, तो वो अगले दिन जिम्मेदारी ले लेता है कि ये मेरे द्वारा ही किया गया है। तो तालिबान जो है ना, उसने सीधे मना कर दिया है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ओके, तो इसमें जो इस्लामिक स्टेट के जो आगे फर्दर जो ग्रुप एक्सपैंड कर रहे हैं अफगानिस्तान में, तो उसके बारे में यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया था तालिबान की तरफ से भी और अफगानिस्तान ऑफिशियल्स की तरफ से भी। ओके, तो अभी देखो, ऑथर ये बात कर रहे हैं जो यूएस और जो नाटो अलाइज है ना, तो अभी उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अफगानिस्तान कहीं फिर दोबारा उसी सिचुएशन में ना चले जाए जिस सिचुएशन में सन 2001 में था। ओके, तो अभी देखो, तालिबान का जो शुरुआत होती है ना, तालिबान 1994 के आसपास बनता है। ओके, तो ये पाकिस्तान में इसकी शुरुआत होती है, ज्यादातर पाकिस्तान ही इसको सपोर्ट करते हैं। फिर मतलब अपना बेस फिर जाकर ये कंधार में बनाते हैं। कंधार अफगानिस्तान का एक शहर है। ओके, तो ये जो नाटो है ना, तो नाटो भी यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी यहाँ पर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर ग्रुप है। इसमें यूएस जो है यहाँ पर लीडर मेंबर है। इसके अलावा यूके है, फ्रांस है, और कितने मेंबर्स हैं उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और ये कब बनाया गया था नाटो? ओके, तो नाटो बेसिकली किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया? तो ये यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। यूएसएसआर का भी विघटन हो गया 1990 1989 के आसपास। ओके, तो अभी ये कब बनाया गया था इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर यूएस की भी बात करें, तो 2001 से बैठा हुआ अफगानिस्तान में, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इतनी मतलब इतनी कॉस्टली वॉर इसने लड़ी है अफगानिस्तान में, अब तक लड़ता आ रहा है, तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि अनंत काल तक ये लड़ता रहेगा, वहीं पर रहेगा। तो ये भी यहाँ पर सच है। तो मतलब सारे मतलब ये भी नहीं कह सकते कि सारी उम्र ही बैठा रहेगा ना। मतलब तो जो सिचुएशन है अफगानियों को खुद से देखनी होगी, जो अफगान गवर्नमेंट उसको देखनी होगी। लेकिन यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने एंड के ऊपर कि मतलब कि अफगानिस्तान को मतलब दोबारा से उस जगह पर ना धकेल दिया जाए जहां से बाहर निकाला गया। अगर ऐसा होता है तो मतलब जो भी पिछले 20 सालों में उसने गेन किया है ना, तो वो सब कुछ जो है ना बर्बाद हो जाएगा। तो अभी देखो, डेमोक्रेटिक सेटअप होना शुरू हुआ है धीरे धीरे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो पूरा अफगानिस्तान है, अभी भी 54% अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। तालिबान का कंट्रोल है वहां पर। और जो बाकी का बचता है वहां पर अफगान गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो अशरफ गनी की सरकार है वहां पर, प्रेसिडेंट वो है। तो काबुल जो है वो कैपिटल है। और डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस होते हैं, तो फिर जाकर सरकार चुनती है। उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने बनाकर दी है। तो मतलब इतना कुछ हुआ है पिछले 20 सालों में, उसमें वो सब कुछ बर्बाद हो सकता है अगर इस तरीके से एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि अभी यूएस ने अगर शुरुआत की थी ना, जब ये 2001 में आए थे, तो इनका मकसद सिर्फ यही नहीं था कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ना है। तो यही सरगना था, लीडर था जिसके द्वारा अटैक किया गया था यूएस के ऊपर। तो अलकायदा इसका यहाँ पर ग्रुप था। तो यहाँ पर सिर्फ यही नहीं था कि मतलब कि इनको पकड़ना था, जिनको कि यहाँ पर तालिबान ने ऑफर किया था कि आप हम आपको शरण देंगे, ओसामा बिन लादेन को आप हमारे यहाँ पर रहिए। ओके, तो जहां जहां पर भी तालिबान का कंट्रोल है, तो वहां पर कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। तो सिर्फ यही रीजन नहीं था कि मतलब ये आ गए, इन्होंने तालिबान को भी यहाँ पर काउंटर करना था। ओके, दूसरी और यहाँ पर यूएस की बात करें कि इन्होंने पाकिस्तान की भी मदद की है कि यहाँ पर जो मुजाहिदीन है ना, जो जिहादी लोग होते हैं, जो कहते हैं कि मतलब किसी दूसरे के खिलाफ जिहाद करना, खासतौर पे जो नॉन मुस्लिम्स लोग होते हैं, तो वहां पर ये टर्म यूज की जाती है। हालांकि जिहाद का मतलब कुछ और है, लेकिन जो इसको लिया जाता है वो यहाँ पर टेररिज्म के वेव के तौर पर ही लिया जाता है। तो यहाँ पर नर्चर मुजाहिदीन को किया गया पाकिस्तान में, तो यहाँ पर यूएस ने ही मदद की है पाकिस्तान की। तो ये जब धीरे धीरे यहाँ पर पनपने शुरू हुए पाकिस्तान में, ओके, पाकिस्तान से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे यहाँ पर अफगानिस्तान तक ये फैले, तो ये इनका ग्रुप बन गया तालिबान। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्हीं मुजाहिदीन में से गए जिन्होंने आगे जाकर तालिबान का यहाँ पर फॉर्मेशन किया था। तो 1994 में बना था तालिबान। ओके, तो अभी इनमें से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ज्यादातर सभी कट्टरपंथी हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पर अगर यूएस ने सपोर्ट की थी पाकिस्तान की, मतलब इन लोगों को तालिबान को बनाने की, तो उसका रीजन क्या था? तो रीजन वहां पर भी ये था कि सोवियत यूनियन जो था ना, यूएसएसआर,
उसको अफगानिस्तान से बाहर निकालना है। तो इसलिए यहाँ पर कट्टरपंथियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, मतलब कहने का खुद से ही पहले मतलब सपोर्ट करके जो है ना कांटे बोए गए, फिर बाद में जब उन्हीं कांटों ने खुद को कष्ट देना शुरू कर दिया तो फिर यहाँ पर सेना लगा दी गई अफगानिस्तान में। ओके, तो मतलब बाहर निकाला था सोवियट्स को, यूएसएसआर, जिसका कि विघटन हो गया 1989 में। तो पहले यहाँ पर ये भी अफगानिस्तान को इन्होंने कोशिश की थी कि कंट्रोल किया जाए, तो इनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ और ना ही अमेरिका कंट्रोल कर पाया। तालिबान अभी भी वैसा ही है जैसे 20 साल पहले था। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर सोवियत एग्जिट हो गया अफगानिस्तान से निकल के, तो अभी यूएस भी चाह रहा है कि वो भी यहाँ पर छोड़ दे तालिबान। तो मतलब अफगानिस्तान को छोड़ देगा यूएस भी, तो तालिबान के ऊपर मतलब अकेला रह जाएगा तालिबान, तो मतलब आसानी से वो टेक ओवर कर जाएगा पूरे देश को। अभी 54% के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल है, कल को पूरे 100% कंट्री के ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है। हालांकि अफगान गवर्नमेंट के पास अपनी मिलिट्री है, अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी ये ज्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक इंसिडेंट है, तो यहाँ पर बात करें कि इट वाज नो एक्सीडेंट। यहाँ पर कुछ टेररिस्ट जिन्होंने हाईजैक किया था इंडियन एयरलाइन का फ्लाइट थी 814, ये 1999 में ये हाईजैक हुआ था। ये काठमांडू से हुआ था, क्योंकि काठमांडू से उड़ान भरी थी, तो उसी समय हाईजैक कर दिया गया टेररिस्ट के द्वारा इस प्लेन को। फिर यहाँ पर अमृतसर में भी ये लैंड हुआ था, तो यहाँ पर इसको सीधे इन्होंने यहाँ पर ना कंधार लेकर जाना था। तो कंधार यहाँ पर अफगानिस्तान का शहर है। तो इसको अमृतसर में लैंड किया गया था, तो उस समय भी मतलब पता चल गया था हमारी जो अथॉरिटीज थी भारतीय कि मतलब इसको सही करना, अभी इनको पकड़ लो। तो यहाँ पर अमृतसर में लैंड इसलिए किया गया था कि यहाँ पर फ्यूल जो था ना, इसका बहाना लगाया था पायलट ने कि बहुत कम है। ओके, लेकिन फिर भी हमारी जो एजेंसीज थी वो मतलब इसको नहीं कंट्रोल कर पाई, तो उसको दोबारा से टेक ऑफ हो गया। लाहौर में उतारने की कोशिश की, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहले अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में इन्होंने जब फोर्सफुली उतारने की कोशिश की तब बाद में अनुमति दी गई। वहां पर से भी काफी लोगों को निकाला गया, फिर बाद में ये लेकर जाते हैं दुबई, फिर बाद में ये कंधार पहुंचते हैं। ओके, तो इस तरीके से जब ये सब कुछ हुआ तो इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि कुछ टेररिस्ट थे जो कि भारतीय जेलों में कैद थे, तो उनको छुड़वाना था और उनको बाद में छोड़ दिया गया था। उस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह। उस समय बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी भारत में, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ था। तो यहाँ पर बात करेंगे, अगर तालिबान की बात करें ना, तो अभी भी वो लॉयल है किसके, जो उसके ओरिजिनल स्पॉन्सर है। ओरिजिनल स्पॉन्सर इसके कौन है? पाकिस्तान की आईएसआई, जिसको हम बोलते हैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी। जैसे भारत की रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, बिल्कुल वैसे पाकिस्तान की आईएसआई है। ओके, जो खुफिया एजेंसी है। ओके, तो अभी यही मतलब जन्मदाता है तालिबान की, तो वो हमेशा पाकिस्तान की इस एजेंसी के लॉयल रहते हैं और रहे हैं। ओके, तो अभी जो उनका ओरिजिनल मेडिवल थियोलॉजी है, तो उसको यहाँ पर वो उनकी अनुपालना करके चलते, जो उनका धर्मशास्त्र है और जो वर्ल्ड व्यू है अपनी तरफ से, तो उसी को आगे जो है ना परस्यू करते रहते हैं, बच्चों को सिखाते रहते हैं कि किस तरीके से दुनिया को वो देख रहे हैं। तो अभी टाइम ऐसा है कि यहाँ पर यूएस जो है ना, अभी उसको अच्छे आउटकम की और यहाँ पर फोकस करना होगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी अभी लास्ट में क्या होता कि पीस डील हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो पीस डील हुई थी तालिबान और यूएस के बीच में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर की ऑफिशियल स्पेस आपने तालिबान को पहले ही दे दी है, जब यहाँ आपने पीस डील नेगोशिएट की थी। क्यों? क्योंकि उस समय आपने जो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, उसको यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं किया इस पीस डील में। अगर आप उसको एक साइड पे ही कर दो, इसका मतलब कि आप तालिबान को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अलावा। ओके, तो अगर इसको आप पहले ही साइड पे कर रहे हो, तो मतलब इसका मतलब साफ है कि तालिबान को आपने पहले से ही ऑफिशियल स्पेस दे दी है, और अगर आप निकलोगे तो फिर बाद में यही कंट्रोल करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो उनको भी पहले अच्छे से ट्रेन कर दो, जाने से पहले अच्छे से इक्विप कर दो, अच्छी क्वालिटी के हथियार उनको पकड़ा दो। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस है उसको भी एक्सटेंड करो, और जितनी भी तरह की सपोर्ट जो है ना वो उसको जो है ना उनकी आर्म्ड फोर्सेस को आप दें, ताकि जो कि तालिबान जो भी आने वाले समय में वायलेंस करे तो उससे वो बच सके, उनका अच्छे से मुकाबला जो है ना आर्म फोर्सेस जो है तालिबान जो अफगानिस्तान की वो कर सके। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं नो मोर आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेशन। तो ये इस मुद्दे में यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक्चुअल में इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अभी जनवरी 2019 की बात कर रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट था ना उसको टर्मिनेट कर दिया। क्यों यहाँ पर इसको टर्मिनेट किया? क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर आर्बिट्रेट जो फीस होती ना उसकी जो डिमांड रखी थी वो थी 75 लाख रुपए की, जो कि यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने पाया कि ये हद से अधिक है, बहुत ज्यादा है। और जब यहाँ पर ऑब्जेक्शंस उठाए गए कोर्ट की तरफ से, तब यहाँ पर आर्बिट्रेटर ने अपनी फीस को रिड्यूस करके यहाँ पर
55 लाख कर दिया तो उसने कहा कि मतलब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो अभी हाई कोर्ट कह रहा है कि इन सभी टर्म्स को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि मतलब कि कोई जैसे इतनी ज्यादा फीस जो बढ़ाई जा रही है आर्बिट्रेटर्स के द्वारा, इसको मतलब एक लिमिटेड दायरे में रखा जा सकता है। ओके, तो अभी इस पूरी सिचुएशन को समझिए। ये आर्बिट्रेटर कौन होते हैं? अभी देखो, जब भी कोई मसला होता है ना, कोई डिस्प्यूट होता है आपस में किसी भी दो बंदों के बीच में, तो ज्यादातर डिस्प्यूट्स रहते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जहाँ कोई मतलब लैंड एक्विजिशन के रिगार्डिंग, जहाँ फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स के रिगार्डिंग। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो दो तरीके होते हैं डिस्प्यूट्स को हल करने का। एक तो है कि आप हाई कोर्ट चले जाओ, जहाँ जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां पर जाओ, तो वहां पर लगे रहो, फेस जो है ना अपने केसेस लगाते चलो, और मतलब देखते चलो कि कब तक केसेस चलता है, मतलब 5 साल चलता है, 10 साल चलता है। तो ये फिर केस के ऊपर है कि कितनी देर तक चलता है। मतलब कि अगर केस इतना देर तक चलता जाएगा ना, तो फिर एक बात और आपको श्योर हो जानी चाहिए कि जिस डेवलपमेंट के लिए आपने आगे बढ़ना था ना, वो डेवलपमेंट आप नहीं कर पाओगे। जो भी आपका लैंड डिस्प्यूट था, अगर वो सही समय पर हल नहीं हुआ, उसी लैंड से आपने कुछ अपना कारोबार करना था, तो उसमें तो वैसे ही उस केस को 10 साल लग गए, तो उसके ऊपर कोई आप काम भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक दूसरा रास्ता होता है, वो होता है यहाँ पर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का। ओके, तो इसमें ऐसा होता है कि जो भी दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट है ना, तो उनका प्रॉपर आपस में कोई एग्रीमेंट हो। जैसे आप यहाँ पर कोई भी, अगर सपोज करो कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को जमीन बेची है ना, तो कितने की बेची है और कितनी जमीन बेची है। ओके, तो इसका पर्याप्त आपस में कोई एग्रीमेंट उनका हो, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो। ओके, तो बाद में जो भी बाद में डिस्प्यूट रहा कि मतलब कि जिस बंदे को मैंने जमीन दी उसने मुझे पूरा धन वापस नहीं किया अभी तक, या फिर जो जमीन मुझे दी है वो मतलब प्रॉपर जो जमीन का जो साइज बनता था वो नहीं है। तो यहाँ पर ये डिस्प्यूट जब हो गए ना, तो इसके चलते वो अपना आर्बिट्रेटर खुद से एक अपॉइंट कर सकते हैं, जो भी बंदा उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। ओके, तो यहाँ पर वो बंदा उसको अपना जज, हम कह सकते हैं कि अपना जज जो है ना खुद से अपॉइंट कर सकते। तो ये मामला जो है ना अभी, ये कोर्ट के अंदर नहीं होगा, ये जितना भी डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होगा ये कोर्ट से बाहर होगा। ओके, तो ये मतलब कोर्ट से बाहर होगा। तो यहाँ पर आर्बिट्रेशन जो यहाँ पर जो आर्बिट्रेटर होता है, जो मतलब जज की भूमिका निभाता है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो भी फिर एक फीस ले रहा है वहां पर। ओके, मतलब तो उसकी भी फीस रहती है जितनी वो हेयरिंग्स करता है। तो यहाँ पर भी सुनवाइयां होती हैं। ओके, तो जो भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं, तो जो यहाँ पर पर्टिकुलर एक्ट बनाए गए हैं आर्बिट्रेशन के चलते, तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं के क्लॉजेस के हिसाब से यहाँ पर जो है आगे जो है प्रोसीड किया जाता है। ओके, तो दो तरीके से यहाँ पर जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, एक तो कोर्ट के अंदर, तो एक कोर्ट के बाहर। जो कोर्ट के बाहर होता है तो वहां पर अपॉइंट करते हैं हम आर्बिट्रेटर, और आर्बिट्रेटर यहाँ पर एक फीस वसूलता है, जो कि यहाँ पर हाई कोर्ट का है राजस्थान का, कि बहुत ज्यादा है। तो अभी एक और केस की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 83 हियरिंग्स के बाद यहाँ पर 1 करोड़ आर्बिट्रल फीस यहाँ पर चार्ज की गई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जब ये फीस चार्ज की गई, तो यहाँ पर जब क्लेम दिया गया, तो क्लेम को यहाँ पर किसी हाइपर टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उसको यहाँ पर डिसमिस भी कर दिया गया। तो इसलिए डिसमिस कर दिया गया क्योंकि जो क्लेम था ना, स्टेटमेंट जो थी क्लेम की, उसको यहाँ पर प्रॉपरली साइन नहीं किया हुआ था। ओके, तो ये भी यहाँ पर देखिए मतलब कि कितना कंसर्न है यहाँ पर फीस के रिगार्डिंग। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दूसरा इंस्टेंस यहाँ पर ट्रिब्यूनल के बारे में यहाँ पर और है। तो जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो इस ट्रिब्यूनल में कौन कौन से लोग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज एग्जांपल ले रहे कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है, इसके अलावा फॉर्मर हाई कोर्ट जस्टिस हैं, इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं। ओके, तो इनकी एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इनका भी एक ट्रिब्यूनल था, 3 बंदे बैठे थे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में। तो उन्होंने अपनी फीस जो थी ना, वो यहाँ पर आर्बिट्रेटर यहाँ पर 49 लाख रखी। पर आर्बिट्रेटर यहाँ पर बात कर रहे हो, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, या जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, तो तीनों का यहाँ पर 49 लाख 49 लाख अलग अलग। लेकिन जब यहाँ पर 8वीं हेयरिंग हुई, ओके, तो ये 8वीं हेयरिंग की बात करें तो उस समय यहाँ पर उन्होंने काउंटर क्लेम यहाँ पर फाइल कर दिया, और जो ट्रिब्यूनल को जो फीस थी ना उसको डबल कर दिया। तो 49 लाख से इन्होंने 98 लाख कर दिया पर आर्बिट्रेटर। तो मतलब ये केसेस काफी देखने को मिल रहे हैं जहां पर जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो खुद से मनमानी कर रहे हैं। जो यहाँ पर जज अपॉइंट किया गया है दो बंदों के द्वारा, जिन्होंने जिन्होंने कि अपना डिस्प्यूट का हल निकालना है जल्दी से जल्दी, लेकिन कोर्ट से बाहर रह के, कोर्ट के अंदर नहीं जाना है। ओके, मतलब कोर्ट से बाहर की प्रक्रिया ये सारी। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर आर्बिट्रेटर जो ट्रिब्यूनल है ना, मतलब बहुत ज्यादा फीस जो है ना, हद से अधिक फीस जो है चार्ज कर रही है। तो यहाँ पर एक अवार्ड यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाता है ना, तो अक्सर तब यहाँ पर अप्रोच की जाती है जब यहाँ पर बहुत लंबी लड़ाई कोई लड़ लेता है कोर्ट्स में जाकर, जब पार्टीज फेल हो जाती हैं,
कोई भी अपना आर्बिट्रेटर नॉमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पर आर्बिट्रेटर नॉमिनेशन जो है किसको अपॉइंट करना, तो ये उन पार्टीज के बीच में भी है जिन दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट है, तो कॉमन एक बंदा जो है डाल लिया जाएगा जो दोनों दोनों की जिसके ऊपर जो है सहमति हो। तो यहाँ पर जब हाई कोर्ट्स में फेल हो जाते हैं फिर यहाँ पर जो है इनके पास बात पहुंचती है, तो यहाँ पर भी ज्यादातर तब पहुंचती है जब खुद से बंदे जो है अपना नॉमिनेशन नहीं देते आर्बिट्रेटर। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट खुद से अपॉइंट करता है आर्बिट्रेटर किन्हीं दो बंदों के बीच में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, ये एक्ट है, कोई इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसी के तहत यहाँ पर ये जो प्रक्रिया जो चलती है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब इसको डिफीट कर रहे हैं जब यहाँ पर ये लोग फेल हो जाते हैं, पार्टीज खुद से मतलब कि अपना आर्बिट्रेटर खुद से अपॉइंट नहीं करते हैं। तो ये एक्ट कहता है कि खुद से आप अपॉइंट कर सकते हो। तो यहाँ पर और भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक क्लॉज है आर्बिट्रेशन का, यहाँ पर क्लॉज है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जिसमें कि कहा गया है कि मतलब आर्बिट्रेशन तभी हो सकती है जब यहाँ पर कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब कि कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी दो बंदों के बीच में, कि अगर कह रहे कोई मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, ओके, मतलब जो कि साबित करें कि अगर जमीन बेची है तो कितने पैसे मुझे आए हैं अभी तक, ओके, तो कितने आने चाहिए थे, तो इसका मतलब सबूत कुछ देना पड़ेगा यहाँ पर, कौन सी जमीन है तो कहाँ पर है। तो इस मतलब फिजिकल अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में आप चले जाओ तो मतलब बातें कर दो तो आपका यहाँ पर जो है सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो ये क्लॉज है इसके, अगर अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्प्यूट है तभी यहाँ पर जो है सुनवाई शुरू होगी, तभी आर्बिट्रेटर जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पीडी और इफेक्टिव रेजोल्यूशन निकालने के लिए कमर्शियल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग और यहाँ पर कोर्ट्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर जो ना आर्बिट्रेटर की यहाँ पर अहम भूमिका रहती है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आर्बिट्रेशन लाएगी तो उसको लाने का मतलब क्या था, तो यहाँ पर आइडिया क्या था इसका पीछे। तो आइडिया यही था कि जितने भी पार्टी जिनका आपस में कोई डिस्प्यूट है तो वो अपने तरीके से जो उनको बढ़िया प्रोसीजर लगता है ना तो उसको फॉलो अप करें, और वो यहाँ पर सिंपल से सिंपल जो प्रोसीजर है उसको फॉलो अप करके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। जिसके चलते यहाँ पर बात की जा रही कि वो अपने यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल को यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक बड़े ही सुशील तरीके से एक्ट करेगा। यहाँ पर जो भी डिस्प्यूटर्स हैं, मतलब कि जिनका दो दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट्स है, तो उनको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से मदद पहुंचाएगा कि आपका डिस्प्यूट जो है वो टाइमली मैनर में हल हो जाए। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि जब पार्टीज खुद ही यहाँ पर फेल हो जाती है, यहाँ पर नॉमिनेट नहीं करती हैं अपने आर्बिट्रेटर की, हमारा जो कोर्ट के बाहर अगर हम फैसला कर रहे हैं अपनी डिस्प्यूट का, तो कौन यहाँ पर जज होगा हमारी ओर से, अगर दोनों आपस में सहमति करके एक बंदा नहीं बिठा पा रहे, तो कई बार हाई कोर्ट जो है ना वो खुद से यहाँ पर लागू कर देते हैं, ऐसे अपॉइंटमेंट खुद से यहाँ पर अपॉइंट कर देते हैं। ओके, तो उसमें उस समय जो है फीस वगैरह पूछ ली जाती है आर्बिट्रेटर से, कितनी फीस आप लोगे, तो पहले ही बता दिया जाता है। ओके, तो इसके अलावा बात करें तो अभी जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं तो अभी ना उनका झुकाव जो है ज्यादातर यहाँ पर होना शुरू हो गया, जो रिटायर्ड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हैं, कि इन्हीं को जो है ना एज ए आर्बिट्रेटर के तौर पर इनको लगाया जाए। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर हाई कोर्ट्स इसी तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर रिटायर्ड जजेस हैं, तो मतलब यही ज्यादातर मतलब लोग पाए जा रहे हैं जो कि मतलब बहुत ज्यादा फीस जो है चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी फीस यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, अगर यहाँ पर सेशन इनका कम से कम अगर 2 घंटे का भी है तब भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फीस ये चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे, अगर बात करें कॉस्ट फॉर ए सेशन ऑफ हियरिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पर कैन गो अप टू 10 लाख, तो मतलब कि 10 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर जो है कॉस्ट जा सकती है अगर ट्रिब्यूनल में सामने आपकी जो है ना किसी सेशन में हियरिंग चल रही है, तो एक सेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, तो मतलब ये वो सिचुएशन है कि अभी जो हियरिंग कितनी होगी अभी पता नहीं, कब यहाँ पर कंप्लीशन होगी पता नहीं, तो यहाँ पर वाद विवाद मतलब चलता रहेगा। तो फिर भी यहाँ पर जो ना मतलब ट्रिब्यूनल के हिसाब से जितने भी यहाँ पर हियरिंग में ये बैठेंगे, जितना समय लगाएंगे उस हिसाब से इनके पास पैसा जाता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वही बात करें कि ऐसे शेड्यूल्स को यहाँ पर अभी फिक्स करना होगा, और भी जितने यहाँ पर जितने भी तरह के यहाँ पर और पर्पसेस हैं तो उनको यहाँ पर हमने यहाँ पर ना एक न्यायिक निर्णय के ऊपर ऊपर इसको यहाँ पर टर्न करना है कि मतलब सही तरीके से न्याय मिले लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका फीस स्ट्रक्चर हो, ऐसा नहीं कि अपनी ही मनमानी हो, जितना चाहे मतलब उतना फीस डिमांड कर ली जाए, तो इससे यहाँ कई बार पक्षपात भी हो जाता है। तो उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसका नोटिस लिया था। यहाँ पर जो ये अस्वस्थता चल रही है यहाँ पर जुडिशरी में, 2009 की बात है जब यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट, तो ये केस आया था। तो इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन का जो खर्चा है ना वो बहुत ज्यादा हाई है कुछ केसेस में, जहां पर ज्यादातर जो ना रिटायर्ड जज जो है ना उनको एज ए आर्बिट्रेटर नियुक्त किया हुआ। तो ये पहली बात तो ये पाई गई। दूसरा यहाँ पर बात की जा रही है कि जो यहाँ पर जो सिचुएशन होती है जो कुछ पार्टीज की जिनका डिस्प्यूट है दूसरी पार्टीज के साथ, उनकी सिचुएशन बड़ी संदिग्ध रहती है। तो ये भी रिकॉग्नाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो मतलब कि
वो पक्षपात की ओर ना आगे बढ़ रहे होते, तो वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती कि हमारा केस जो है ना किसी यहाँ पर पार्शियलिटी की ओर जो है उसकी भेंट चढ़ जाए। तो यहाँ पर क्यों ऐसी बात की जा रही है, तो यहाँ पर कई बार केसेस के शुरुआत में ही जो प्रोसीडिंग्स होती है तो पहले ही यहाँ पर ना आर्बिट्रेटर के साथ यहाँ पर जो फीस है ना उसकी यहाँ पर नेगोशिएशन की जाती है कि कितनी फीस आप लोगे। तो पहले ही मतलब प्रोसीडिंग से पहले ये सब कुछ होता है कि कितनी फीस आप लोगे। तो यहाँ पर दोनों जो पार्टीज होती है तो उनको यहाँ पर वो फीस देनी पड़ती है। ओके, उस आर्बिट्रेटर को जितनी फीस मांगेगा तो यहाँ पर आधी आधी दोनों को देनी पड़ेगी। और इसके साथ यहाँ पर वो बात करें कि अगर फीस बहुत ज्यादा हाई क्लेम की गई है ना आर्बिट्रेटर के द्वारा, तो हो सकता है कि एक पार्टी दे दे कि मैं तो पैसे देने के लिए राजी हूँ जितना आपने मांगा है, मतलब कोई मतलब उसके उनके साथ कोई टाल मटोल किया ही नहीं कि आप थोड़ा कम करो या बहुत ज्यादा है, तो सीधे सीधे एक पार्टी राजी होगी कि हमको आपको पैसा दे देंगे। लेकिन हो सकता है दूसरी पार्टी के पास इतना पैसा ना हो जितना वो अफोर्ड कर मतलब अफोर्ड कर ही नहीं सकता जितना यहाँ पर आर्बिट्रेटर के द्वारा मांगा जा रहा है। तो इस चक्कर में क्या होता है, कई बार ना पार्शियलिटी हो जाती है। तो मतलब कि दूसरे वाले यहाँ पर पार्टी मेंबर को भी पता अगर मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा तो यहाँ पर उसको यहाँ पर शर्मिंदगी की यहाँ पर अपनी पोजीशन महसूस होती है कि मतलब अगर मैंने कुछ भी बोला कि मतलब कि आप थोड़ा पैसे कम कर दो या बहुत ज्यादा है, तो मतलब उसकी पोजीशन जो है ना केस में, तो वो सारा का सारा पाला जो है जो पहले वाला पार्टी थी ना उसकी उसी के हक में जा सकता है। ओके, तो अगर मैं इसके बारे में कुछ भी बोलता हूँ तो ओके, तो अगर कोई भी रिफ्यूजल मैं देता हूँ कि मैं सहमत नहीं हूँ जितनी आपने फीस सुजेस्ट की है, तो इससे मतलब ये एक तरीके से मंशा जो ना वो दिमाग में आनी शुरू हो जाती है दूसरी पार्टी वाले के कि मतलब कि केस जो है ना हो सकता है पक्षपात की ओर चला जाए। जिसने यहाँ पर ज्यादा फीस दे दी तो उसी के हक में आर्बिट्रेटर जो है ना फैसला सुना दे। अगर मैं टाल मटोल करता हूँ या फिर कम पैसे के लिए यहाँ पर कहता हूँ तो हो सकता है कि मेरे हक में फैसला दे ही ना। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर पाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये बात है कुछ है जो कि ऑब्जर्व की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा बात कर रहे हैं 246 रिपोर्ट के द्वारा। तो देखो लॉ कमीशन जो है ना ये जो मतलब इसके द्वारा रिपोर्ट्स दी जाती हैं, ये भी ऑब्जर्व करता रहता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है चल रही है भारत में। तो अभी ये 246 रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आर्बिट्रेशन सही मायने में अगर कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है भारत में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने का, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि हम फीस स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कर सकें, सही कर सकें। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक उन्होंने रिकमेंड भी किया एक मॉडल शेड्यूल ऑफ फीस, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट्स को एम्पावर किया कि एक अप्रोप्रिएट रूल्स जो है ना यहाँ पर बनाए जाएं, फ्रेम किए जाएं फॉर यहाँ पर फिक्सिंग फीस, मतलब कितनी फीस जो है ना यहाँ पर आर्बिट्रेटर जो है वो चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर जो भी पार्टी यहाँ पर अपना डिस्प्यूट लेकर आई है आर्बिट्रेटर के सामने। और आगे यहाँ पर आखिर में बात कर रहे हैं कि जो एसीए एक्ट का जो जो फोर्थ शेड्यूल है, तो ये बात रखता है, कहता है कि मतलब एक प्रेस्क्राइब मॉडल यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो जितनी फीस चार्ज की जा सकती है उसके ऊपर एक कैप लगाना चाहिए कि मैक्सिमम कितनी कर सकते हो। अगर यहाँ पर 50 लाख तक का कैप है, यहाँ पर जो है 40 लाख तक का कैप है, तो सिर्फ उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर जो ना अलग अलग जो भी क्लेम अमाउंट्स हैं तो उसका स्लैब यहाँ पर बनाया जाए कि मतलब क्या क्या स्लैब्स इनके हो, जैसे जीएसटी के स्लैब्स है ना 5%, यहाँ पर 12%, तो बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी स्लैब बनाया जाए। इसके अलावा बात करें कि जो बातें कही गई है ना इसमें, इनका जो नेचर है, करेक्टर है, वो सजेस्टिव है। ओके, सिर्फ यहाँ पर सलाह दी गई है, मतलब कि ये कोई ऑर्डर नहीं यहाँ पर जारी किया गया इस एक्ट के तहत। ओके, जिसके चलते यहाँ पर ना जो ट्रिब्यूनल है तो मतलब अपने हिसाब से ही डिसाइड करता है फिर, और मतलब ये देखता है कि यहाँ पर जो कंसेंट है पार्टीज का वो क्या है, और फिर ही यहाँ पर जो ना फीस डिसाइड करके उनको बता देता है। तो उसको सब पता होता है कि जितनी भी पार्टीज उनके पास आएंगी, चाहे मतलब एक से ज्यादा पार्टीज उनके पास आ रही हैं अपना डिस्प्यूट लेकर, तो मतलब उनकी जो पोजीशन है ना वो नॉन बार्गेनिंग पोजीशन है। मतलब कि वो मेरे से आर्बिट्रेटर से आकर ना मतलब ये बातचीत नहीं करेंगे कि आप इतने पैसे मांग रहे हो तो इतने, अगर हम इतने दे सकते हैं, अगर काम करना है तो करो, नहीं तो हम किसी और को आर्बिट्रेटर नियुक्त कर लेते। तो मतलब ये इतना आसान नहीं होता है। ओके, तो जब भी कोर्ट का मुद्दा आ जाता है ना तो उस समय मतलब ये बड़ा क्रूशियल मुद्दा बन जाता है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर डिस्प्यूट का हल जो है निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अगर डिस्प्यूट का हल जल्दी निकलता है तो उसको जिस चीज का भी डिस्प्यूट है उसको आगे यूज कर सकते हैं फर्दर अपनी ही इनकम जनरेट करने के लिए। तो इसका यहाँ पर सोल्यूशन जो बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर एक फी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनाया जाए आर्बिट्रेटर के लिए। बेशक इसको यहाँ पर चाहे पार्टीज अपॉइंट कर रही है चाहे कोर्ट इनको अपॉइंट कर रहा है, तो उसको पहले से ही प्री डिटरमाइन किया जाए जो कि नॉन अल्टरेबल हो। एक जो यहाँ पर एक बन गया तो वही रहेगा, और उसी के हिसाब से यहाँ पर ना मतलब उनको इस तरीके से बनाओ कि मतलब जो रूल्स बने ना उनको फॉलो करके चलना है यहाँ पर आर्बिट्रेटर को, और यहाँ पर जो पार्टीज है उनको भी। तो यहाँ पर अगर कोई हाई फीस चार्ज करता है ना, तो यहाँ पर अगर पार्टीज का कंसेंट है भी है कि मतलब आप हम आपको इतना पैसा दे देंगे,
तो यहाँ पर इसको मिसकंडक्ट के तौर पर इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, ये बात की जा रही है। और इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर एक सिस्टम जो है ना उसको जनरेट करना होगा कि कितना यहाँ पर जो है फीस जो है आप मैक्सिमम जो है चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि कितना यहाँ पर बड़ा डिस्प्यूट है। ओके, तो ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक सिस्टम जनरेट करो कि कितना बड़ा डिस्प्यूट है। जितना बड़ा डिस्प्यूट है तो उसके हिसाब से जब से यहाँ पर आर्बिट्रेटर उनके लिए काम कर रहा है तो उस हिसाब से भी यहाँ पर जो है फीस चार्ज की जा सकती है। तो यहाँ पर एक बार अगर फीस डिस्क्राइब कर दी जाती है तो यहाँ पर वो बाद में नॉन नेगोशिएबल ही यहाँ पर होनी चाहिए। वो तो यहाँ पर ये बात करें, उसके बाद बात आखिर में बात कर रहे हैं कि जो खर्चा है ना आर्बिट्रेशन का, तो ये मतलब धीरे धीरे फैलता जा रहा है किसकी किसकी ओर, कंज्यूमर एंड की ओर। कंज्यूमर से ही यहाँ पर खर्चा इतना इतना पैसा जा रहा है, बाद में इसके जो पब्लिक एक्सचेकर है और टैक्स वगैरह लग रहा है। तो अगर जो भी आर्बिट्रेटर यहाँ से पैसा ले भी रहा है 50 लाख तक, तो यहाँ पर टैक्स लगता है, तो वो भी सरकार के खजाने में पैसा जा रहा है। इसके अलावा बात करें कि गवर्नमेंट ही यहाँ पर बिगेस्ट लिटिगेटर, जिसके जिसके खिलाफ ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। ओके, ज्यादातर यहाँ पर सरकारों के खिलाफ ही मुकदमे होते हैं। ज्यादातर डिस्प्यूट भी जो है ना अगर जमीन के रिगार्डिंग हो तो सरकारों के साथ होते हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं सरकारों के साथ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई हाईवे निकलना है ना, तो हाईवे जिस गांव से निकाला गया है, जिसकी जमीन ली गई, तो कई बार ऐसा होता है कि जमीन ली तो गई है लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं दिया गया। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन है। बहुत सारे केसेस अभी भी हैं कि लोगों को मतलब 7 से 8 साल हो गए हैं, अभी भी जो है केस लगा हुआ है और जो है जमीन के पैसे अभी तक नहीं मिले। तो ज्यादातर यहाँ पर ये भी केसेस निकल कर आते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी होते हैं। तो यहाँ पर बात वही करें कि अगर इंडिया में आर्बिट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें एक इंस्टीट्यूशन भी चाहिए जो बाकायदा इसके ऊपर काम करे। तो सिर्फ इसी की जरूरत नहीं है हमें, तो हमें यहाँ पर अश्योर भी करना है कि मतलब असेसेबल हो ये चीज, मतलब हर कोई, अगर कोई दो बंदे आपस में डिस्प्यूट हल करवाना चाह रहे हैं तो वो असेस कर भी पाए, अफोर्डेबल है, मतलब कि पैसा इतना दे भी पाए जितना की डिमांड की जाती है आर्बिट्रेटर के द्वारा। तो आई होप आपको पूरा सिनेरियो समझ आया होगा इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बीजेपी गेन्स फ्रॉम इट्स बंगाल लॉस। तो अभी लॉस हुआ है, हारी है बीजेपी, लेकिन फिर भी यहाँ पर गेन्स हुए, तो उसके बारे में बात करें। शुरुआत में बात करेंगे, जैसे हम बात करें एज ए पार्टी एंड द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर नाउ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ मोदीज पर्सनैलिटी, मतलब कि एक्सटेंशन ही हुई यहाँ पर मोदी जी की यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसके बाद बात करेंगे विद नो स्टेट लेवल पार्टी लीडर एनीवेयर क्लोज टू हिज स्टेचर, मतलब कि जितने भी स्टेट लेवल पार्टी लीडर्स हैं ना, मतलब उनके आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर पर्सनैलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मोदी जी की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो बीजेपी जो थी, तो यहाँ पर इनकी पूरी कोशिश थी कि मतलब कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में यहाँ पर सबसे बढ़िया इन्होंने परफॉर्म किया, तो अभी भी यहाँ पर ये बढ़िया परफॉर्म करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर जो 2019 में नेशनल इलेक्शन हुए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि बीजेपी का उस समय हरियाणा में जो यहाँ पर जो वोट शेयर आया था वो 58.2% था। ये यहाँ पर नेशनल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, जो कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उनको यहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हम बोलते हैं। तो हरियाणा में इतना यहाँ पर वोट शेयर आया, लेकिन 5 महीने बाद वहां पर हरियाणा असेंबली की इलेक्शन हुए जहां पर वोट शेयर कम हो गया बीजेपी का, तो वो 36.2% तक रह गया। और बाद में फिर ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला। सबूत के साथ यहाँ पर बात करें कि जब 2014 यहाँ पर नेशनल इलेक्शंस की बात करें ना, 2014 की अभी बात कर रहे हैं, तो ये पाएगा कि ऑलमोस्ट जितने भी राज्य हैं जहां पर पोल हुए थे यहाँ पर जनरल इलेक्शंस के बाद, तो यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर गिरा था उस समय। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करें राजस्थान की, तो वहां पर भी 16.1% का यहाँ पर वोट शेयर गिरा था बीजेपी का। कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई यहाँ पर। उसके बाद दिल्ली में भी यहाँ पर 14.1% के हिसाब से गिरा। हालांकि यहाँ से सातों की सातों लोकसभा सीट्स बीजेपी के पास गई थी 2014 में भी, लेकिन जब इलेक्शन हुई 2015 में तब वोट शेयर गिर गया। उसके बाद गुजरात की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी काफी तगड़ी फाइट हुई थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और बाद में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी गुजरात में। तो यहाँ पर भी 11% का वोट शेयर गिरा। मध्य प्रदेश में 13% का, छत्तीसगढ़ में 15.7% का। तो मतलब कि गिरावट देखने को मिली जब यहाँ पर स्टेट इलेक्शंस की बात आती है। ओके, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो परफॉर्मेंस है नेशनल और स्टेट इलेक्शंस में, तो मतलब एक जैसा कंपैरिजन आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। और आगे यहाँ पर बात करें कि अप्रोप्रिएट जो यहाँ पर यार्डस्टिक है ना बीजेपी की परफॉर्मेंस की, तो वो आपको देखने को मिलेगी जब 2016 के असेंबली इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर देखो 2016 में जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे तब बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीट्स आई थी। तो अभी बीजेपी की टैली जो है वो 77 तक पहुंच गई। अभी जो 2021 में जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए हैं, तो अभी जो वोट शेयर है ना, तो वो भी बढ़ा है। तो यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं कि पहले 2016 में 10.16% का वोट शेयर था,
तो अभी 2021 में 38.13% का वोट शेयर यहाँ पर हो गया। हालांकि ये भी सच्चाई है कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2019 में जब यहाँ पर वोटिंग हुई थी तो बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर उस समय 40.7% था। ओके, तो उससे तो अभी थोड़ा कम ही है वोट शेयर यहाँ पर बीजेपी का बंगाल में, जब ये अभी वाला असेंबली इलेक्शन होकर हटा है, जिसका रिजल्ट अभी 2 मई को आया है। और इसके अलावा बात करें कि बीजेपी ने यहाँ पर बढ़िया काम किया है, तो यहाँ पर इस तरीके से वो बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि मतलब जितनी भी एंटायर ऑपोजिशन है उस स्टेट में, तो मतलब ऑपोजिशन की जगह अपने हाथ में ले ली है बीजेपी ने। ओके, तो मतलब कि जैसे ममता है, तो मतलब वो अभी बहुत सारी पार्टीज यहाँ पर थी, तो मतलब जिनका यहाँ पर इलेक्शन था, जैसे हम कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ी थी, उसके बाद सीपीआई थी, सीपीआई एम थी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस थी, ओके, बीजेपी थी, और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार बनी, लेकिन ओपोजिशन में अभी साफ तौर पे जो है वो बीजेपी ही बैठेगी। ओके, तो जो लेफ्ट पार्टीज है, सीपीआई, सीपीआई एम, तो कांग्रेस पार्टी, इनका जो खाता वो जीरो हो गया है। ओके, तो अभी जो मेन मतलब कह सके ना कि सरकार चलानी है, तो ऑपोजिशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो यहाँ पर वो रोल अभी बीजेपी अदा करेगी। और आगे यहाँ पर बात करें कि कांग्रेस की अगर बात करें तो उनका वोट शेयर सिर्फ 2.94% रहा, और सीपीआई एम की बात करें तो इनका 4.72% रहा। तो बीजेपी अभी जो है पोल पोजीशन के ऊपर है, तो यहाँ पर अभी जो है अच्छा खासा बेनिफिट जो अभी वो उठा सकती है। तो अभी जब से यहाँ पर ममता बनर्जी अपनी यहाँ पर सरकार की शुरुआत करेगी, ओके, तो मतलब पहले भी वही बैठी थी, अभी भी मतलब उसी को कंटिन्यू करेगी, तो बीजेपी यहाँ पर अच्छी पोजीशन में अभी बैठी हुई है बंगाल में। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अभी जब भी हम ऐसी बात करते हैं ना कि मतलब सरकार नहीं बन पाई, वो आगे नहीं पहुंच पाई, तो कभी इस तरीके से यहाँ पर लगता है कि मतलब उत्साह जो है ना वो फीका पड़ जाता है, जब मतलब कि जिस तरीके से वो रिप्लेस कर पा रहे थे, मतलब जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर उनके पास रिजल्ट देखने को नहीं मिले। और इसके अलावा आगे बात करें कि जो बंगाल वर्डिक्ट आया, तो उसका असर जो है ना पूरे राज्य में यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा बात करें जो जो ममता बनर्जी की जो स्वीपिंग विक्ट्री हुई है, तो इसने यहाँ पर रिचार्ज कर दिया है ऑपोजिशन पार्टीज को, जितने भी तरह की ऑपोजिशन पार्टीज भारत में है। जैसे अगर समाजवादी पार्टी की बात कर लो, बीएसपी की बात कर लो, कांग्रेस पार्टी की बात कर लो, ओके, तो ये बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज है भारत की जो ऑपोजिशन में बैठी हुई है अभी। तो कुल मिलाकर 8 नेशनल पार्टीज है भारत में। ओके, तो उसमें से ये तृणमूल कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है। इसके अलावा बीजेपी भी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, बीएसपी ये जो है ये भी नेशनल पार्टी है। और अगर मैं सीपीआई एम की बात करूं, वो भी नेशनल पार्टी है। तो यहाँ पर देखो अब माहौल क्या बनता जा रहा है। अभी माहौल इस तरीके से बन रहा है कि अभी यूनाइटेड फ्रंट की यहाँ पर बात करें कि रीजनल पार्टीज का एक अलग से एक फ्रंट बनेगा, उसकी बातचीत हो रही कि जो कि मोदी और शाह की जो मोनोपोली है ना, तो उसको यहाँ पर आंसर देगी। मतलब कि जो पावर में भी बैठे हुए हैं, होम मिनिस्टर है अमित शाह और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, तो यहाँ पर ममता जी को यहाँ पर ना एज ए पॉसिबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट यहाँ पर बनाने की बातचीत चल रही है, कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर एक नेशनल स्टेज पे उनको तैयार करने की यहाँ पर बात की जा रही है, कि जिसको हालांकि पहले अभी ऐसा उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर कभी नहीं देखा गया है। तो अभी वो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से ना थ्रेटन कर रही है, यहाँ पर मोदी जी को चैलेंज कर रही है उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये सिनेरियो अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑथर बात करेंगे क्या बीजेपी को चिंता करने की जरूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे, अभी सबसे बड़ी बात जो चिंता करने की वो है कोरोना वायरस, इससे बचना है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता है कि कितने बड़े पैमाने पर अभी डैमेज करेगा आने वाले समय में भी। ओके, तो यहाँ पर और क्या जो पार्टीज वगैरह उसके ऊपर भी क्या इसका इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो यहाँ पर अभी पंचायत इलेक्शंस होकर हटे हैं, तो रिजल्ट जो है वो हर्ट कर रहा है बीजेपी को। मतलब अच्छा खासा रिजल्ट बीजेपी के पास पंचायती इलेक्शंस में देखने को नहीं मिला है, काफी सीट्स का इनको यहाँ पर लॉस हुआ है। तो यहाँ पर जो स्टेडी इमेज है ना मोदी जी की, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर मतलब धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही। तो उसको अभी दोबारा से रिस्टोर करना होगा, उसके लिए अच्छे तरीके से दोबारा से काम करना होगा। तो ज्यादातर यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि पैंडेमिक को किस तरीके से ये जो है ना टेक ओवर करके चलते हैं। जो अगर मोदी जी की बात करें, तो ये मतलब सबसे बड़ी बात है। तो मतलब ये पार्टी का चेहरा ही बदल देगी अगर पैंडेमिक को सही तरीके से अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, तो अगर जो भी फर्दर ये मुचेट होगा, जिस तरीके से भी ये वायरस फैलेगा, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी जनरल इलेक्शंस की बात करें तो वो 2024 में उन्हें भी 3 साल बचे हैं। तो यहाँ पर अगर मोदी दोबारा से यहाँ पर फाइट करते हैं, ओके, तो मतलब अपने आप को रिकवर कर पाते हैं, जो भी यहाँ पर ग्राउंड उनकी लॉस्ट हो चुकी है, मतलब कि जो इमेज में यहाँ पर अभी थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा जो जिन जगहों पर ये हारे हैं, तो वहां पर अगर दोबारा से अपने आप को उठाते हैं, तो मतलब हो सकता है कि दोबारा ये आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो बात करें कि जो भी गुंडे हैं, जो भी यहाँ पर प्रोविंशियल जो यहाँ पर रीजनल पार्टीज के जो यहाँ पर शासक है, जो कि उनके द्वारा लीड किए जाते हैं, तो अभी उनके मतलब अभी जो जो भी इंसिडेंट हुआ था ना अभी बंगाल में इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद, बहुत सारे
टीएमसी के जो गुंडे थे उन्होंने यहाँ पर मारपीट की बीजेपी लीडर के साथ, उनकी गाड़ियों के ऊपर यहाँ पर पत्थर फेंके गए। तो अभी उसी की बात कर रहे हैं कि उनके लीडर के द्वारा उनको हेड किया गया, आदेश दिया गया, जिसके चलते मतलब ये सब कुछ हुआ। तो यहाँ पर बात करें कि ये एक पिक्चर है कि मतलब ना अच्छे तरीके से जो बुद्धि का इस्तेमाल, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया जा सकता है वो नहीं किया गया। ओके, बंगाल की लीडर के द्वारा। तो यहाँ पर ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कुछ मुद्दे हैं जहां पर ना एक अच्छा जो है मोदी अपना कमबैक कर सकते हैं, गेम में वापस आ सकते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर अच्छे से फोकस करके चलते हैं कि अपना जो पर्सनैलिटी कल्ट है ना वो नहीं होने देना है, अपना जो काम है उसके ऊपर फोकस करते रहें और जो भी राज्य की प्रगति के लिए जो भी काम हो वो करते रहें। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 5 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, address the bench government of India. India needs to know the right answers to questions about how the government is fighting COVID. किस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट काम कर रही है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी यहाँ पर उठाए गए हैं ऑथर के द्वारा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बात कर रहे हैं कि अभी जनवरी 2020 की बात करें तो यहाँ पर जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, इन्होंने अलाउ किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो है दूसरा जो भारत बायोटेक, ये अपनी अपनी जो वैक्सीन आप बना रहे हैं उसको आप प्रोडक्शन उनकी करनी आप शुरू कर दें। तो यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कोविशील्ड बना रहा है और भारत बायोटेक जो है कोवैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो तब से यहाँ पर, जब से यहाँ पर पहला वीक आया है तब से लेके अब तक, अभी जब पहला वीक आया मई महीने का 2021 में, अभी कितनी यहाँ पर डोजेज जो है कोविशील्ड की, कोवैक्सीन जो है अभी प्रोड्यूस की जा चुकी है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। और यहाँ पर व्हाट आर द एक्चुअल नंबर्स ऑन ए मंथ बाय मंथ बेसिस, मतलब कितना यहाँ पर एक्चुअल नंबर है कि हर महीने के हिसाब से जो कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो। जैसे एवरेज कहा जाता है कि कोविशील्ड की प्रोडक्शन एक महीने के हिसाब से वो 75 मिलियन के आसपास प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये सरकार के ऊपर, सरकार की तरफ से यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है, ये जनवरी 21 यहाँ पर होना चाहिए। ये ऑथर की यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो शुरू हुई है ना, ये अगर हम बात करें जनवरी 2020 की, तब तो यहाँ पर ये कोविड आया ही नहीं था भारत में। यहाँ पर ये फरवरी के एंड में फैलना शुरू हुआ था। ओके, तो ये 2021 है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर ले, ठीक कर ले, नोट्स में इसको मैं सही कर दूंगा। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जनवरी की बात करें और जो आज की बात करें, तो यहाँ पर कितनी डोजेज जो है ना एक्चुअली जो है आपने शिफ्ट की हैं अलग अलग राज्यों को और जो बाकी यूनियन टेरिटरीज है उनको। ओके, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के थ्रू गई हैं, तो इसके बारे में पूरा डाटा आप बताएं कि क्या जो है ना, किस तरीके से आप जो है ना जो है काम कर रहे हो। उसके अलावा जो स्टेट्स के द्वारा जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए गए, हमें इतना यहाँ पर सप्लाई चाहिए, तो वो क्या है, कितना यहाँ पर मांगा गया है, तो उसके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा ये भी बात करें कि हमें यहाँ पर नंबर चाहिए कि स्टेट बाय स्टेट की, मंथ बाय मंथ की, कितने राज्यों को कितना यहाँ पर डोजेस आपने प्रोवाइड किए हैं। तो हर राज्य के हिसाब से यहाँ पर डिमांड की गई है ऑथर की तरफ से। तो यहाँ पर देखें तो अभी जो हमारी कुछ नंबर्स की यहाँ पर ना बात कर रहे हैं ऑथर अपनी तरफ से, कह रहे हैं कि अभी कुल आबादी हमारी वो है 1.38 बिलियन के आसपास, और इसमें से 139.6 मिलियन जो है वो उनकी उम्र जो है 60 से अबव है, और बाकी की जो 207 मिलियन यहाँ पर लोग हैं उनकी उम्र 45 से लेकर 59 के बीच में है। और यहाँ पर जो बाकी जो फिगरिंग है ना, तो यहाँ पर अगर 590.9 मिलियन की अगर बात करें तो वो उनकी उम्र जो है वो 18 से लेकर 44 ईयर्स के बीच में है। ज्यादा आबादी इन लोगों की 18 से लेकर 44 ईयर्स के बीच में। तो यहाँ पर कितने जो नंबर ऑफ पीपल है, सो नंबर ऑफ पीपल दैट द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू वैक्सीनेट इज 943 मिलियन। तो ये इतना यहाँ पर चाह रही है गवर्नमेंट की इनको वैक्सीनेट करे, प्रपोज कर रही है अभी तक। और आगे यहाँ पर ऑथर बात करें कि अभी अगर एक पर्सन को 2 शॉट्स देनी है वैक्सीन की, तो यहाँ पर उसके लिए 1.89 बिलियन डोजेस हमें यहाँ पर वैक्सीन की चाहिए। यहाँ पर ये नंबर जो है ये चौंका देने वाला नंबर है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी हमें बनानी होगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ना यहाँ पर जो अपना क्लेम कर रही है, तो यहाँ पर ये है। ओके, तो यहाँ पर वो चाह रही है कि वो 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को अभी जो है ना वो वैक्सीनेट करना चाह रही है। ओके, तो अभी ये मतलब जो है ना प्रायोरिटी रख के यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से भी वो आगे बढ़ रही है उस हिसाब से यहाँ पर बात कर रही है कि हाउ मेनी पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड एज एट 7 AM ऑफ मई 8 2021। तो अभी ये 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं। तो अभी 7 AM तक की बात करें, कितने लोगों को आपने वैक्सीनेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो डाटा आया है ना, यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, तो यहाँ पर बात की गई है 34.2 मिलियन को यहाँ पर जो है ना दोनों शॉट्स दिए गए हैं। इतने लोग हो चुके हैं जिनको दोनों शॉट्स मिल चुके हैं। और इसके अलावा सिर्फ 3.6% यहाँ पर जो है ना टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पर बची है, जहां पर यहाँ पर ना जो वैक्सीनेट है, मतलब 2 बार जिनको वैक्सीनेट हो चुकी है। तो अभी आगे बात करें, अनदर यहाँ पर 133.1 मिलियन यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिनको अभी एक शॉट जो है वो मिल चुका है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब जितनी यहाँ पर टारगेटेड पॉपुलेशन उसका तो सिर्फ 3.6% ही आप जो है फुली वैक्सीनेट हुआ है।
तो फुली वैक्सीनेट हम यहाँ पर टर्म वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम कहें कि दोनों की दोनों डोजेस लग चुकी हैं। तो अभी ये बहुत कम गिनती है जितने भी हमारी टारगेट पॉपुलेशन उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करें कि कुल मिलाकर यहाँ पर 201 यहाँ पर जो ना 201.5 मिलियन शॉट्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर अगर 34.2 मिलियन को यहाँ पर डबल शॉट्स के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस 133 मिलियन जो है इसको एक शॉट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर ये कुल इतना रकम इतनी यहाँ पर मिलियन शॉट्स बन जाती हैं जो कि अभी तक यहाँ पर दी जा चुकी हैं भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर जो जितनी चाहिए 1.89 बिलियन डोजेज ऑफ शॉट्स, उसका सिर्फ अभी ये तकरीबन 11% के आसपास बन रही है। तो अभी बात करें तीसरा क्वेश्चन जो है ना, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो क्या कर रही है कि टू इंश्योर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और यहाँ पर अभी मोस्ट रिसेंटली डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, इनको भी यहाँ पर इजाजत दे दी गई है कि अभी वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या शेयर कर रही है, अभी इसको भी यहाँ पर कहा गया है कि जो है ना प्रोड्यूस करे एडिशनली 1.6 बिलियन डोजेज शॉट्स दैट आर नीडेड टू वैक्सीनेट ऑल 18 ईयर्स एंड अबव। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया कि अभी आज के हिसाब से बात करें तो अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज क्या है यहाँ पर, जो कोविड-19 वैक्सीन की जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन कर रही है, जैसे SII है या भारत बायोटेक है या फिर डॉक्टर रेड्डीज लैब है, तो किस तरीके से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बढ़ा रही है। अगर प्लांट्स लगेंगे, मशीनरी और लगेगी तभी तो कैपेसिटी बढ़ेगी ना। तो क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है आपके जो प्लान्स है कैपेसिटी को रैंप अप करने के लिए क्या है। तो यहाँ पर बात करें कि इज द गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। तो क्या भारत सरकार के द्वारा कोई फाइनेंशियल हेल्प दी गई है अभी तक। तो देखो, अगर मैं यूएस की बात करूँ ना, तो यूएस ने तब यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प कर दी थी जब यहाँ पर उनकी कंपनीज अभी क्लिनिकल ट्रायल्स भी नहीं किए थे, अभी सिर्फ रिसर्च कर रही थी। ओके, तब ही उन्होंने मतलब बहुत बड़ी अमाउंट दे दी थी। और बाद में ये भी कह दिया कि जब रिसर्च करके क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद जब वैक्सीन उतारोगे मार्केट में तब हम खरीदेंगे भी। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। भारत सरकार ने कुछ भी रिसर्च में यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिसके चलते जो प्राइसेस है ना वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग प्राइस पे बेचा जा रहा है वैक्सीन को, स्टेट गवर्नमेंट को अलग प्राइस पे और प्राइवेट सेक्टर को अलग प्राइस पे। ओके, तो ये अलग अलग प्राइसेस चार्जेस किए जा रहे हैं। तो मतलब इसमें भी जो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स है ना, वैक्सीन प्रोड्यूसर्स, ये कह रहे हैं कि हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा जिस जिस प्राइस के हिसाब से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यहाँ पर डोसेस दे रहे हैं। तो यहाँ पर 150 रुपए प्रति डोज यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है जो वैक्सीन कंपनी है उनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो वैक्सीन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर पांचवा जो प्रश्न वो उठाया जा रहा है कि अभी जो 2021 में बजट अनाउंस किया गया था 1 फरवरी को, तो उसमें यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 35,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं फॉर कोविड वैक्सीन। तो अभी अगर हम 350 रुपए भी पर शॉट के हिसाब से यहाँ पर चार्ज बनाते हैं शॉट का, जो भी यहाँ पर लॉजिस्टिक यहाँ पर चार्जेस आते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी जो खर्चा होता है उसको भी इसमें डाल लो, तो अगर 350 रुपये यहाँ पर शॉट मानते हैं तो यहाँ पर जो कॉस्ट यहाँ पर होगी यहाँ पर 1 बिलियन वैक्सीन की, तो मतलब क्या वो कवर कर पाएगा इसको। तो यहाँ पर अभी बात करें कि अभी कितना स्पेंड जो है ना ऑलरेडी किया जा चुका है इस 35,000 करोड़ में से, तो और कब यहाँ पे स्पेंड किया इसके बारे में भी बताना चाहिए सरकार को। इसके अलावा छठा प्रश्न है कि अभी जो ऑक्सीजन की यहाँ पर जो स्टॉक पाइलिंग प्लान है, ओके, जो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की भी बात करें तो जिसमें कि अभी जो ना कैपिटल ने अभी क्या काम किया है, सो डज नॉट अगेन विटनेस द टेरिबल ऑक्सीजन क्राइसिस इन द थर्ड वेव। तो यहाँ पर देखो रियल प्लान के बारे में पूछा जा रहा है कि फिजिबल नंबर क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टॉक पाइलिंग मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आपके पास है। ओके, तो जैसे अभी अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें कि क्या प्लान तैयार किया है कि कितना यहाँ पर जो है ना, जैसे भंडार होता है, जैसे गोडाउन में सामान भर दिया जाता है ना, जैसे हम गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कि जमाखोरी करके स्टॉक कर लेते हैं कि मतलब जब समय आएगा बेचने का तब बेचेंगे। लेकिन यहाँ पर जमाखोरी करने की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधा सवाल यही पूछा जा रहा है कि फर्दर अभी थर्ड वेव आने वाली है तो ऑक्सीजन क्राइसिस फिर बढ़ेगा, तो क्या जो है ये भारतीय सरकारें जो है तो उन्होंने कुछ मतलब स्टॉक रखा है ऑक्सीजन, क्या मतलब ऐसे ही चल रहा है कि मतलब जितना आ ही जा रहा है उतना कंजप्शन होती जा रही है लेकिन स्टॉक में अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर रियल प्लान के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है, तो सिर्फ आरोपों से अलग से आप कुछ बात करो एक दूसरे पे, जो खाली शब्दों का आप तीर चलाते हैं ना उससे अलग जाकर कुछ बात कीजिए, प्लान के बारे में बताइए। और सातवें नंबर पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनली, तो क्या हम जान सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं या कंसंट्रेटर्स हैं, जहाँ इसकी जो जो भी बाहर से जो हमें एड आई है जो पूरी दुनिया से हमें यहाँ पर पहुंची, इसके बारे में मैंने अलग से लेक्चर बनाए हुए हैं, तो उसको अभी कहाँ रखा गया है, उसका एक्चुअल स्टेट क्या कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर इस्तेमाल उसका हो रहा है। तो ये भी यहाँ पर जानने की कोशिश की जा रही है ऑथर की तरफ से, तो कहाँ पर रखा है और कैसे यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उसके बारे में भी बताए।
तो यहाँ पर बात जो है की जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो उनको कहा जा रहा है इफ यू एंड योर कोलीग्स कैन अराइव एट द राइट आंसर्स, अगर आपको पता चल जाए कि सही आंसर्स क्या है, जो ये 7 क्वेश्चंस उठाए गए हैं, सो तब यहाँ पर ना आपको बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है, ये देश के लोगों को भी पता चले, कि पहली बार ये पता चले कि असल में सच्चाई क्या है। हम डिजर्व करते हैं कि हमें सच्चाई पता चले, और ये जो चीफ जस्टिस हैं वो ये काम कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर ऑथर के द्वारा कही गई है कि अभी देखो साल 1.5 साल के आसपास ये समय हो चुका है, मतलब हम पैंडेमिक से लड़ाई कर रहे हैं। एक्चुअल मायने में क्या यहाँ पर जो है ना, जो क्या रणनीति बनाई गई है, अभी जो ये यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अभी ये तो चलो 2021 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, जब से वैक्सीन शुरू हुई है, तो क्या यहाँ पर काम एक्चुअल मायने में हुआ है, तो मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। तो आगे यहाँ पर जो राइटर हैं वो चेयरमैन है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक रिसर्च ग्रुप एडवाइजरी के, जिनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो चलिए अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट हाउस। तो डिस्काउंट हाउस क्या होता है, ये भी एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो कि मतलब जिसकी एक स्पेशलाइजेशन होती है किसमें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। मतलब कि जब ये शेयर मार्केट जब चलता है, उसमें बॉन्ड्स आते हैं, ओके, और भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स आते हैं, जिनका खरीद फरोख्त होता है, खरीदा जाता है, इनको बेचा जाता है। तो जो इंस्टीट्यूशन ये काम करता है खरीदने का बेचने का, उसको हम डिस्काउंट हाउस बोलते हैं। ये भी बात ध्यान रखें, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ही जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है उनको खरीदता बेचता है, लॉन्ग टर्म नहीं। तो शॉर्ट टर्म हम उनको बोलते हैं जिनकी जो वृद्धि है ना, मतलब जो यहाँ पर समय सीमा है वो सिर्फ 1 साल, 1 साल तक, यहाँ पर 1 साल से कम है। जिनका यहाँ पर 1 साल से एक्सीड कर जाता है, 2 साल 3 साल जितना भी बढ़े, तो उसको हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म काउंट करते हैं। लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करता, ये शॉर्ट टर्म में काम करता है। तो आपको कैसा लगा लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें। तो 7:30 डेली आपको ये लेक्चर मिला करेगा। ऐसा भी होगा कि 7:30 से पहले भी कई बार आपको मिल सकता है, ये लेक्चर की ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अपना फीडबैक जरूर दें, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर जरूर दिया करें, और इस लेक्चर को शेयर जरूर किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है ना, तो उसके लेक्चर शाम को आया करेंगे, लगातार रात के 10-11 बजे तक। यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स होंगे 5 बजे शुरू, 5 या 6 बजे के आसपास शुरू हो जाया करेंगे और लगातार आएंगे। तो उसका भी पीडीएफ आपको अलग अलग से अवेलेबल होगा। ओके, तो उसका भी आप चिंता मत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।